तो हम लोग कल पढ़े थे प्रदीपन से संबंधित शब्दावलियों में क्या पढ़े थे? औसत, अर्धगोलाकार, लैंप और चमकीला पर। आज हम लोग पढ़ेंगे चौंध क्या होता है, ग्लेयर। चौंध के बारे में पढ़ेंगे, क्या होता है। क्या पढ़ेंगे? चौंध। ग्लेयर, चौंध क्या होता है ये जानते हैं। कह रहा किसी प्रकाश स्रोत के द्वारा किसी प्रकाश स्रोत के द्वारा उत्पन्न तीव्र प्रकाश, जिसे आंखों को द्वारा उत्पन्न तीव्र प्रकाश जो आंखें आंखों से देखा नहीं जा सकता या जिसे देखने में कष्ट होता है, या जिसे देखने में कष्ट आता हो, या बाधा उत्पन्न हो। बाधा उत्पन्न तो उसे चौंध कहते हैं। इसे चौंध कहते हैं। क्या है चौंध? किसी प्रकाश हो, सपोज दैट हम लोग जब सूर्य का प्रकाश सुबह सुबह का जब आता है तो उसे आसानी से देख सकते हैं, क्योंकि उसका प्रकीर्णन और उसकी गति उस सबसे कम होती है। वो लालीपन में रहता है, इसलिए हम उसे देख सकते हैं। लेकिन जैसे ही थोड़ा सा और बीच में 12 या 1 बजे का टाइम मिल रहा है, उसे हम लोग अगर सूर्य को अपने डायरेक्ट सीधे आंखों से हम देखना चाहें तो क्या होगा? सूर्य के प्रकाश को आंखों में बाधा आती है, दर्द करने लगेगा, ज़्यादा देर तक उसे देख नहीं पाते हैं और कुछ देर तक आपको दिखाई भी नहीं देगी कोई वस्तु, क्योंकि उसका इतना तीक्ष्ण प्रकाश होता है, वो सीधे आपके आंखों में पड़ता है। या ऐसे देखिए कि एक टॉर्च हम लोग जलाते हैं और कोई व्यक्ति सामने खड़ा है और उसके आंखों पे अगर डाल दिया जाए तो क्या होगा? एक पर एक उसका आँख बंद हो जाएगा, चौंधिया जाएगा, वो बंद कर लेगा। कुछ सेकंड तक ये इसका असर 15 से 20 सेकंड तक रहता है, आपको कुछ दिखाई नहीं देगा, साफ क्लियर दिखाई नहीं देता है। तो इसे कहते हैं चौंध। और जिस प्रकाश को हमें देखने में मुश्किल हो, ये समझ लेंगे। क्या कह रहा है? किसी प्रकाश स्रोत के द्वारा उत्पन्न तीव्र प्रकाश, यानी काफी तेज गति का प्रकाश, जो आंखों से देखा नहीं जा सकता है,
या देखने में कष्ट आता हो या बाधा उत्पन्न हो, उसे क्या कहते हैं? चौंध कहते हैं। अब अगला पॉइंट पढ़ेंगे, परावर्तन गुणांक क्या होता है? परावर्तन गुणांक यानी कि रिफ्लेक्शन फैक्टर। रिफ्लेक्शन फैक्टर क्या होता है? परावर्तन गुणांक कह कि जब प्रकाश के स्रोत से प्रकाश की किरण, जब प्रकाश के स्रोत से प्रकाश की किरण, जब प्रकाश के स्रोत से प्रकाश की किरण किसी सतह पर गिरती है तो वह प्रकाश किरण सतह से उसी कोण से परावर्तित हो जाती है। तो वह प्रकाश किरण सतह से उसी कोण से परावर्तित हो जाती है। परावर्तित हो जाती है जिस कोण से वह उस सतह पर आपतित होती है। जिस कोण से वह आपतित होती है। आपतित होती है तथा आपतित किरण का थोड़ा सा भाग सतह का द्वारा अवशोषित हो जाती है तथा आपतित किरण का थोड़ा सा भाग सतह द्वारा अवशोषित हो जाती है। सतह द्वारा अवशोषित हो जाती है। अर्थात परावर्तित प्रकाश तथा आपतित प्रकाश का अनुपात ही
अनुपात ही परावर्ती या परावर्तन गुणांक कहलाता है। परावर्ती या परावर्तन गुणांक परावर्तन गुणांक बराबर क्या होगा? परावर्तन गुणांक बराबर परावर्तित प्रकाश बटा आर्थिक प्रकाश। देखिए, कहने का तात्पर्य ये है कि परावर्तन गुणांक यानी कि रिफ्लेक्शन फैक्टर क्या होता है कि जब प्रकाश के स्रोत से प्रकाश की किरण यानी कि सूर्य को छोड़कर अगर टॉर्च को जनरली यूज करते हैं तो टॉर्च की लाइट को अगर हम देखें यहाँ से टॉर्च की लाइट को जब देखेंगे हम तो क्या होता है कि सपोज दैट कोई हम पे टॉर्च का लाइट यानी कि लाइट को फोर्स मेरे पे डाल रहा है तो क्या होगा कि वो मेरे बॉडी पर गिरेगा जो कड़ा की सतह पर गिरती है तो वो प्रकाश की किरण सतह से उसी कोण से परावर्तित होता है। यानी कि जब प्रकाश की लाइट जो आ रही है वो क्या हो रही है? आपतित हो रही है, मेरे बॉडी पर आ रही है या इस बोर्ड पे अभी लाइट हम जलाकर पढ़ा रहे हैं तो क्या है कि इस पे आ रही है, ये सतह हुआ और इसके द्वारा कुछ अंश लाइट का ऑब्जर्व कर लिया जा रहा है और उसके बाद क्या कर रहा है? वो रिफ्लेक्ट कर दे रहा है, वो बाहर की ओर भेज दे रहा है। तो इसमें दो प्रक्रिया हुई, एक वहां से कोई किरण आ रही है, एक इसके द्वारा ऑब्जर्व किया जा रहा है और तीसरा क्या हो रहा है? भेजा जा रहा है यानी परावर्तित की जा रही है। तो कल आपको पता है ना परावर्तन का नियम। परावर्तन का पहला नियम क्या है कि आपतन कोण परावर्तन कोण के बराबर होता है, यानी कि जितना दे रहा है आ रहा है ठीक और उसका रिफ्लेक्ट कर दे रहा है, ये हो गया। और दूसरा क्या होता है? आपतन कोण परावर्तन कोण और अभिलंब से डाला गया कोण तीनों एक तल में होते हैं। कैसे होते हैं कल बताए थे, फिर से बता दे। यहाँ पर है ये परावर्तक सतह, यहाँ से कोई टॉर्च जलाए, ये रिफ्लेक्ट हो गया, ये रिफ्लेक्ट हो गया। अब यहाँ से एक आपतन कोण हो, ये अभिलंब, ये क्या है? अभिलंब, ये क्या है? परावर्तन कोण, ये क्या है? आपतन कोण यानी कि आपतित, ये क्या है? परावर्तक सतह, ये क्या है? परावर्तक सतह। क्या कह रहा है? यहाँ से कोई स्रोत, हम इस प्रकाश का स्रोत का माध्यम को टॉर्च को मान लें या आपके मोबाइल का फ्लैश लाइट उसको हम मान लेते हैं, यहाँ से आया और यहाँ से रिफ्लेक्ट होकर चला गया, लेकिन जिस सतह को वो पढ़ रही है चाहे वो मेरा बॉडी हो
या कोई दीवार हो या ये बोर्ड हो, क्या करता है, हर एक वस्तु कुछ न कुछ उस हीट को ऑब्जर्व करता है। जैसे हम हमारे पृथ्वी को ही देख लें, ऊपर से सूर्य की किरण क्या होता है, आती है, कितना आता है, 1%, यानी कि उसका एक भाग पृथ्वी पर आती है। और एनर्जी कितना ऑब्जर्व करता है पृथ्वी, प्रकाश नहीं, केवल एनर्जी, 40% एनर्जी ही मात्र उसका ऑब्जर्व करता है, और बाकी क्या करता है, रिफ्लेक्ट करके भेज देता है। एनर्जी को भी वो भेज देता है, क्योंकि जिसमें जितना शक्ति होगा सहने की, ऑब्जर्व करने की, उतना ही करेगा। तो देखते हैं, जब हम ठंड के दिनों में चापाकल को या पंप हाउस को चलाते हैं हम लोग अपने घर में, मोटर को सप्लाई देने के लिए, नहाने के लिए, तो क्या होता है, गर्मी के दिन ठंडा पानी देता है। क्या होता है, जिस तरह से लाइट को रिफ्लेक्ट करता है उसी तरह से वो हीट को रिफ्लेक्ट करता है। ऊपर वाला सतह क्या होता है, गर्म हो जाता है। पृथ्वी ऊपर गर्मी के दिनों में गर्म हो जाती है, तभी तो देखते हैं आप नंगे पैर चल रहे तो क्या होता है, आपको पैर जलने लगता है। लेकिन अंदर क्या होता है कि वो नीचे भी पानी तो गर्म होता है ना, लेकिन क्या होता है, वो अपने गर्मी को रिफ्लेक्ट करके बाहर भेजता है, और वेग समानुपाती होता है वो हीट का। तो क्या होता है, वो पानी ठंड हो जाती है, ठंड हो जाती है, और जब बाहर जब आती है वो गर्मी को क्या करता है, वो रिफ्लेक्ट करते रहता है, बांटते रहता है, और जब जैसे ही ऊपर चापाकल के बाहर आता है तो वो ठंडा गिरने लगता है, और ठंडे के दिन में उल्टा हो जाता है। तो इससे क्या साबित होता है कि हर एक वस्तु, चाहे वो निर्जीव हो चाहे सजीव हो, सभी वस्तुएं कुछ न कुछ भाग एनर्जी को अवशोषित करते हैं अपनी बॉडी के अंदर। तो वो प्रकाश की किरण सतह से उसी कोण से यहाँ पर आया, ये कौन कौन बन रहा है, आपतन कोण। ये जो बन रहा है ये आपतन कोण है, ये आपतन कोण, ये आपतन कोण, ये जो कोण का आपतन कोण। इस कोण से क्या होगा, यही निकाला है कि वह प्रकाश की किरण सतह से उसी कोण से परावर्तित हो जाती है। इसी कोण से क्या हुआ, बाहर निकल गया वो। जिस कोण से वह आपतित होती है तथा आपतित किरण का थोड़ा सा भाग वो अवशोषित कर देता है। यहाँ से वह परावर्तन करने के पहले वह ऑब्जर्व कर लेगा, कुछ एनर्जी को, कुछ लाइट्स को क्या करेगा, अपने ऊपर अंदर ऑब्जर्व कर लेता है, उसके बाद फिर बाहर भेजेगा। तो इससे क्या निष्कर्ष निकला, यहाँ पर ये इम्पोर्टेंट है, ध्यान दीजिएगा। पूछेगा कि परावर्तन गुणांक क्या है, रिफ्लेक्शन फैक्टर। तो हम शॉर्ट में बोल सकते हैं कि प्रकाश तथा आपतन प्रकाश, यानी कि प्रकाश से जो कोण पे मिल रहा है, जो सतह पर जाके गिर रही है, और जिस एंगल से जब बनेगा वहां पर एक 90 डिग्री का कोण बनेगा, या 180 डिग्री, 45 डिग्री, जितना भी डिग्री का कोण बनेगा, वहां से वो जब बाहर फेंकेगी तो उसका अनुपात ही परावर्तित या परावर्तन गुणांक कहलाता है। ये जब भी होगा तो 3.1 के रेशियो में विभक्त होता है। कैसे होता है वो आगे हम जानेंगे। यहाँ तक समझ गए होंगे। अब हम लोग जानेंगे अपघटन गुणांक क्या होता है, अपघटन गुणक क्या होता है। तो हम लोग क्या पढ़ेंगे अब, अपघटन गुणक। अभी क्या पढ़े थे, परावर्तन गुणक, लेकिन अब पढ़ेंगे हम लोग अपघटन गुणक, यानी कि रिड्यूसिंग फैक्टर। देखते हैं, इसको रफ कर देते हैं।
क्या करेंगे हम लोग? अपघटन गुणन। अगला पॉइंट है अपघटन गुणन, यानी कि रिफ्लेक्शन रिडक्शन फैक्टर। रिडक्शन फैक्टर क्या होता है? रिडक्शन फैक्टर जानते हैं? कह रहा है कि जब औसत गोलाकार अर्धगोलाकार कैंडल शक्ति एवं औसत क्षैतिज कैंडल शक्ति एवं औसत क्षैतिज कैंडल शक्ति क्या कह रहा है कि औसत अर्धगोलाकार कैंडल शक्ति एवं औसत क्षैतिज कैंडल शक्ति के अनुपात को परावर्तन गुणक से व्यक्त की जाती है। परावर्तन गुणक से व्यक्त की जाती है। इसे F से प्रदर्शित करते हैं। क्या कह रहा है कि औसत अर्धगोलाकार कैंडल शक्ति एवं औसत क्षैतिज कैंडल शक्ति के अनुपात को परावर्तन गुणक से व्यक्त की जाती है। इसे F से सूचित करते हैं, यानी कि अपघटन गुणक को क्या चीज से सूचित करेंगे? F से। हम लोग कल पढ़े थे औसत अर्धगोलाकार कैंडल शक्ति एवं औसत क्षैतिज कैंडल शक्ति पढ़े थे। क्या होता है एक बार फिर से बता दे रहे हैं कि औसत अर्धगोलाकार कैंडल शक्ति क्या होता है, जान लीजिए। कह कि जब किसी प्रकाश स्रोत के कारण जब केंद्र से गुजरने वाली क्षैतिज तल कैसे हो गया? हॉरिजॉन्टल, ऐसे क्षैतिज तल के ऊपर या नीचे यानी कि अप और डाउन सभी दिशा में कैंडल शक्ति के औसत मान को ही क्या कहेंगे? अर्धगोलाकार कैंडल शक्ति कहते हैं। इसको शॉर्ट में क्या बोलते हैं? इसका पूरा फुल फॉर्म क्या रहता है? औसत अर्धगोलाकार कैंडल शक्ति को तो मीन हेमिस्फेरल कैंडल पावर, इसको शॉर्ट में क्या बोलेंगे? MHSCP। क्या बोलते हैं? MHSCP। तो MSCP का फुल क्या होता है? इसका कैसे निकालेंगे हम लोग? जब इसका जो मैथमेटिक्स बनाएंगे तो इसका फॉर्मूला होता है अर्धगोले में उत्पन्न फ्लक्स बटा 2 पाई, जो कि अर्धगोला हो गया। अगर अर्धगोला नहीं रहता, पूर्ण गोला रहता तो 4 पाई हो जाता है। अब दूसरा क्या कह रहा है? औसत क्षैतिज कैंडल शक्ति।
औसत क्षैतिज कैंडल शक्ति। तो इसमें क्या करता था कि किसी क्षैतिज तल से, किसी भी क्षैतिज तल से रखे हुए स्रोत के कारण, जैसे कि जो यहाँ पर है ये क्षैतिज तल हो गया, रिफ्लेक्शन राइट हो गया, क्षैतिज तल से रखे हुए स्रोत के कारण क्षैतिज तल में सभी दिशाओं में कैंडल शक्ति का, जैसे कि यहाँ से आ रहा है कोई स्रोत से, इस सभी दिशा में जा रहा है, इधर भी जा रहा है, इधर भी जा रहा है, और यहाँ से तो क्या है परावर्तक सतह है, नीचे तक इधर जाएगा, यहाँ से रिफ्लेक्ट हो रहा है, किसी भी दिशा में जाएगा, और सभी दिशाओं में जो कैंडल शक्ति बांट रहा है, जा रहा है, उसे क्या कहते हैं? औसत मानीय औसत क्षैतिज कैंडल शक्ति कहलाता है। इसको फुल फॉर्म क्या है? बोलते हैं मीन हॉरिजॉन्टल कैंडल पावर, मीन हॉरिजॉन्टल कैंडल पावर या MHCP। वही यहाँ पर हम फॉर्मूला पुट करेंगे, किससे करें? परावर्तन गुणांक से व्यक्त की जाती है। तो देखते हैं क्या फॉर्मूला होगा। एक बराबर MHCP बटा MHCP, ये होता है ना, ये आपका फॉर्मूला है। यहाँ पर परावर्तन गुणांक ये हो गया, इसी से क्या करते हैं? व्यक्त की जाती है। ये समझ रहे होंगे। अब हम लोग पढ़ेंगे अनुरक्षण गुणक क्या होता है। अगला पॉइंट क्या पढ़ेंगे? अनुरक्षक गुणक। याद रखिएगा सभी टॉपिक पहले वाले टॉपिक से मिलते जुलते रहेंगे, आपको थोड़ा सा ध्यान देना पड़ेगा, बाकी सभी टॉपिक अपने आप याद हो जाएंगे, केवल आपको पढ़ने वक्त ही, उसके बाद फिर रिवीजन करते जाना है, ताकि एग्जाम के समय आपको दिक्कत ना हो। अनुरक्षण गुणक, अनुरक्षण क्या बोलते हैं इसको? मेंटेनेंस फैक्टर। मेंटेनेंस फैक्टर जानते हैं कि अनुरक्षक गुणक क्या है? तो कह रहा है कि घरों में लगे उपकरण समझ लीजिए, क्या कह रहा है कि घरों में लगे उपकरण, यानी कि हमारे घर में जो उपकरण हम लगाते हैं, पंखा हो गया, बल्ब हो गया, एसी, फ्रिज, कूलर, गीजर, ये सभी क्या है? उपकरण है। जैसे लैंप यानी बल्ब, टीवी, घर की दीवारों, छत, खिड़की, दीवारों पर कैलेंडर, पोस्टर आदि की चमक गंदगी होने के कारण कम हो जाती है। निश्चित है किसी भी चीज पर धूल, कण कुछ भी पड़ेगा या तेल की वायर भी गिर जाएगा तो क्या होगा? उसकी चमक कम हो जाती है। इस चमक को बरकरार रखने के लिए सफाई करके वांछित अक्षर पर बनाए रखना, यानी कि हम लोग क्या करते हैं कि समय समय पर जो चीज गंदा पड़ जाता है उसे क्या करते हैं? साफ करके पहले जैसा और ज्यादा दिन चले तो टिकाऊ बनाने के लिए क्या करते हैं? उसको साफ सुथरा करते रहते हैं, ताकि ज्यादा दिन तक चले और देखने में अच्छा लगे, साफ दिखे। तो इसी को क्या कह रहा है कि अनुरक्षण गुणक को सामान्य कार्यरत स्थितियों के अंतर्गत प्रदीपन और प्रत्येक वस्तु बिल्कुल साफ हो तब प्राप्त होने वाले प्रदीपन के अनुपात से परिभाषित किया जाता है। इसका मान हमेशा I से
1 से कम लगभग 0.8 होता है। देखते हैं क्या कहता है। कह रहा है अनुरक्षक गुणक अनुरक्षण गुणक को सामान्य कार्यरत स्थितियों में सामान्य कार्यरत स्थितियों में अंतर्गत प्रदीपन और जब प्रत्येक वस्तु प्रदीपन और जब प्रत्येक वस्तु बिल्कुल साफ हो तब प्राप्त होने वाले प्रदीपन बिल्कुल साफ हो तो साफ हो तब प्राप्त होने वाला प्रदीपन साफ होने वाला प्रदीपन के अनुपात से परिभाषित किया जाता है। अनुपात से परिभाषित किया जाता है। इसका मान हमेशा एक से कम 0.8 होता है। अनुरक्षक गुणक के बराबर क्या होगा? अनुरक्षक गुणक के बराबर क्या होगा? तो सामान्य कार्यकारी स्थितियों के अंतर्गत प्रदीप्ति सामान्य कार्यकारी स्थितियों के अंतर्गत प्रदीप्ति बटा प्रत्येक वस्तु साफ होने पर प्रदीप्ति है।
कहने का तात्पर्य है कि अनुरक्षण गुणक क्या होगा, मेंटेनेंस फोर्स के अनुरक्षण गुणक को सामान्य कार्यरत स्थितियों के अंतर्गत प्रदीपन और जब प्रत्येक वस्तु बिल्कुल साफ हो जाए तब प्राप्त होने वाले प्रदीपन के अनुपात से परिभाषित किया जाता है। यह हमेशा ध्यान रखिएगा कि हमेशा 1 से कम लगभग 0.8 होगा। जैसे हम लोग जानते समझते हैं, यह एक बोतल है, बोतल रखे हुए हैं, अभी न्यू है और कुछ दिन तक इस्तेमाल करने के बाद रखा हो तो क्या होगा, अंदर कचरा जम जाएगा या ऊपर से धूल जम जाएगी। अभी जितना इसमें लाइट जा रही है हम लोग देख पा रहे हैं साफ अच्छी तरह से, क्या धूल कण पड़ने के बाद साफ देख पाएंगे? बिल्कुल नहीं। तो उसको क्या करेंगे, सही ढंग से अच्छा लगे, ज़्यादा दिन तक टिके, उसको क्या करेंगे, साफ सफाई करके रखेंगे। लेकिन साफ सफाई कर देंगे तो क्या होगा, फिर से हम लोग उसी तरह से देखने लगेंगे। यानी कि इसमें 2 पॉइंट है, एक पहले जो हम देख रहे थे और एक कचरा लग गया तब कितना दिखाई दे रहा है, और उसके बाद जब साफ कर दिए हैं तब कितना दिखाई दे रहा है। क्योंकि इतना याद रखिएगा, न्यू वस्तु पे जब कचरा जम जाता है तो 100% वो साफ नहीं होता है, 99% साफ रहेगा, 1% गंदा रहेगा। यानी कि फिर भी थोड़ा सा क्या होगा, लाइट कम जाएगी, प्रदीप्ति कम जाएगी, उसमें ल्यूमिन की मात्रा कम जाएगी, फ्लक्स की मात्रा कम जाएगी। वही कह रहा है कि अनुरक्षण गुणक को सामान्य कार्यरत स्थितियों के अंतर्गत प्रदीपन और प्रत्येक वस्तु बिल्कुल साफ हो तब प्राप्त होने वाले प्रदीपन के अनुपात से परिभाषित किया जाता है। यहाँ पर एक कह रहा है, यानी कि 100 से हमेशा लगभग कम होगा, 0.8 होता है। अनुरक्षण गुणक का क्या होता है फॉर्मूला, तो सामान्य कार्य स्थिति के अंतर्गत प्रदीप्ति, यानी कि जब कचरा उस पर लगा हुआ है तब का उसका रिफ्लेक्शन लाइट का वैल्यू क्या होगा वो, और प्रत्येक वस्तु साफ होने के बाद जब कचरा साफ कर दिए हैं तब उसका क्या वैल्यू हुआ, ये दोनों को डिवाइड कर देंगे तब वो उसका जो अनुपात आएगा वही होता है क्या, अनुरक्षण गुणक। ये समझ गए होंगे आप। तो अब हम पढ़ेंगे अवशोषण गुणक। क्या पढ़ेंगे, अवशोषण गुणक। ये भी आप समझ गए होंगे, एक बार और समझा दे रहे हैं। क्या कर रहे हैं कि औसत अर्धगोलाकार कैंडल शक्ति एवं औसत क्षैतिज कैंडल शक्ति के अनुपात को परावर्तन गुणक से व्यक्त करते हैं। यानी कि परावर्तन गुणक के बराबर होगी ये दोनों को निकालने के बाद, जिसे F से प्रदर्शित करते हैं। जिसे किससे प्रदर्शित करते हैं, F से। और F बराबर क्या होता है, MSCP, मतलब MSCP बराबर क्या होता है, मीन स्पेरियल कैंडल पावर, या MSCP। MHCP क्या होगा, MHCP मतलब मीन हॉरिजॉन्टल कैंडल पावर। क्या होता है, मीन हॉरिजॉन्टल कैंडल पावर, ये इसका फुल फॉर्म है, याद रखिएगा। अब आप बिल्कुल तरह से समझ रहे होंगे। अब अगला टॉपिक हम पढ़ेंगे अमूल्यन गुणक। ये हम लोग पढ़ेंगे, या उपयोगिता गुणक पढ़ सकते हैं, और अवशोषण गुणक अगला टॉपिक हम लोग पढ़ेंगे। यहाँ तक समझ गए होंगे आप लोग।